आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो मॉडल पेपर 2020 में जारी किया गया था ईटीपी सब्जेक्ट का सेट 1 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो सेट 1 2020 में मॉडल पेपर जारी किया गया था तो 2020 का एग्ज़ाम का पैटर्न अलग तरीके से था, लेकिन एग्ज़ाम तो एमसीक्यू ही होना था। इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही अपना तैयार करके जाना है। तो ईटीपी का पहला सेट आपके पास जा रहा है और बहुत सारे बच्चे ईटीपी का बहुत डिमांड करते हैं क्योंकि ईटीपी का ज़्यादा वीडियो जाता नहीं है। इसको सब सोचता है कि ज़्यादा बच्चों का है नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ईटीपी लेते हैं और उनके पास कोई आंसर नहीं रहता। तो हम लोग ईटीपी का भी 5 सेट आपको देंगे। तो 5 सेट के लिए वेट करते रहिएगा। 5 सेट लगातार जाएगा और परीक्षा के लिए जो इनका ईटीपी सब्जेक्ट है उनके लिए एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, जो मॉडल पेपर कॉमर्स वर्ल्ड जारी कर रहा है उससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? जब हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैच करने वाला है। तो चलिए, ये 2020 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 1 का। आज हम लोग डिस्कस करें ईटीपी का जो 2020 में पूछा हुआ है। कुछ बच्चे यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं कि सर 2023 चल रहा है, 2020 नहीं। तो उनको बता दें कि परीक्षा में जो सवाल पूछा जाएगा वो पीछे वाला ही ना एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या पीछे वाले एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर हम तैयार करेंगे तो हमारी तैयारी और अच्छी होगी। अब 2023 का क्वेश्चन पेपर हम कहाँ से लाएँ भाई? पहले ला के दे देंगे 2023 का तो ऐसे जेल हो जाएगा कि भाई कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो याद रखना है, 2023 की तैयारी के लिए आपको उससे प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। तो 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार करने में हम लोग 19 से तैयारी कर रहे हैं। 2019 से लेके अभी तक का तैयारी, चूँकि 2 साल कोविड में एग्ज़ाम नहीं हुआ था इसलिए 2 साल का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। बात समझ गए? नहीं तो 5 साल कभी भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो उसके प्रीवियस 5 ईयर्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और फिर अपनी तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग प्रीवियस 5 साल का ले रहे हैं, 19 से लेके 23 तक का। लेकिन बीच में 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था जिसके कारण 2 साल का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे मॉडल पेपर दे दिए। मॉडल पेपर के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन उस साल के लिए आपको भी मालूम है कि 40 क्वेश्चन पूछेगा, 40 का 40 आंसर करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और गलत अगर आंसर करते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज़, एक एंटरप्रेन्योर क्या होगा? एक एंटरप्रेन्योर जो है साहसी होगा, एक एंटरप्रेन्योर मैनेजर होगा, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होगा और ऑल ऑफ दीज होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर उसके अंदर ये तीनों क्वालिटी होने चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा, एक एंटरप्रेन्योर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा हमारा। यानी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर मैनेजर भी होना चाहिए, वो रिस्क टेकर क्वालिटी भी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का भी क्वालिटी होना चाहिए। आगे लिखता है इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर इज, भारतीय उद्योगों में के संबंध में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जैसे भारत में जिस तरह की इंडस्ट्री अभी चल रही है उस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या है? मतलब एंटरप्रेन्योर आवश्यक है, अननेसेसरी है, बर्डन है या वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है? तो भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर है तो भारत में एम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेन्योर है तो भारत में अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटरप्रेन्योर है तो भारत में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। आज बताइए सबसे ज़्यादा नौकरी एंटरप्रेन्योर दे रहा है। स्विगी देखो, जोमेटो देखो, चाहे फ्लिपकार्ट देखो, चाहे अमेजन देखो, डिलीवरी बॉय का कितना लोग काम कर रहा है सर? पूरे देश में कितने लोग आपको डिलीवरी बॉय में काम करते हुए मिल जाएंगे? सबसे ज़्यादा नौकरी दे रहा है। तो जॉब क्रिएटर भी यही लोग होता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स आगे लिखा है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान करती है। एंटरप्रेन्योर्स फेल्स टू लीड। अच्छा, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, इसमें से कौन सा ऐसा जगह पे जहाँ एंटरप्रेन्योर्स नहीं आते? तो याद रखिएगा, नए डिवीज़न में तो आएंगे, नए में तो आएंगे, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। पार्टनरशिप ऐसा है जिसमें ईटीपी नहीं आएगा। एंटरप्रेन्योर्स पार्टनरशिप क्यों करेगा? वो नया सोच का बिजनेसमैन, पुराने ज़माने के धंधे में नहीं जाएगा। तो पार्टनरशिप इसका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोलता है उद्यमिता की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योर्स इज़ नीडेड। एंटरप्रेन्योर्स का क्या ज़रूरत होगा? किस कंट्री के लिए? तो याद रखिए, वैसे बोला जा सकता है ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कहाँ होता है बताइए? अगर एक एंटरप्रेन्योर्स कौन से देश में डेवलप होगा? वो डेवलपिंग इनटू इकोनॉमी में ज़्यादा डेवलप होगा या अंडर डेवलप इकोनॉमी में या डेवलप्ड इकोनॉमी में? तो याद रखिएगा, जो इकोनॉमी डेवलप्ड होगा उसमें एंटरप्रेन्योर्स तेज़ी से ग्रो करेगा। अमेरिका, चाइना, जापान में एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है भारत की तुलना में। भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में, डेवलपिंग स्टेज में होने के कारण एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
अच्छा, क्या आज गांव में हर घर में हर मोहल्ले में लोग डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये पूरा भारत डेवलप हो जाएगा तो डिजिटल पेमेंट हर मोहल्ले हर गली में हर व्यक्ति यूज़ करेगा। और जब यूज़ करेगा तो डिजिटल पेमेंट यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा। आज बताइए, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें, तो ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या गांव का हर बच्चा, हर पूरे भारत के जितने लोग हैं सब फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से सामान मंगाते हैं? नहीं मंगाते। जब सब सामान नहीं मंगाते अगर अमेज़न से, इसका मतलब क्या हुआ कि आज भी वो नए जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का उसमें शामिल नहीं, वो पुराने कॉन्सेप्ट में ले रहे, वो आज भी दुकान में जाके सामान खरीदते हैं। यही बात आपको समझना है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि आज जो एंटरप्रेन्योर्स की डेवलपमेंट जो होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स इज़ नीडेड। किस तरह की इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है, तो डेवलपिंग भी ठीक है, लेकिन इस इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स का कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, भारत में मोबाइल अगर सारे लोगों के हाथ में नहीं होता, जितने लोग हैं अगर सारे लोगों के हाथ में मोबाइल फैसिलिटी नहीं होती, 4G फैसिलिटी नहीं होती, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी नहीं होगी, अगर उसी को ना अल्प विकसित बोलते हैं। अविकसित मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। तो ऐसा देश जिसके पास कुछ नहीं है, अब श्रीलंका के पास नहीं है तो अविकसित हो जाएगा, नेपाल के पास नहीं होगा तो अविकसित हो जाएगा। तो अगर हम डिजिटल पेमेंट में नहीं हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। ऐसे में ऑनलाइन बिजनेस सफल हो पाएगा? भारत में अगर 4G हटा दो, मोबाइल फ़ोन हटा दो और डिजिटल पेमेंट हटा दो, तो क्या भारत जो है, भारत में ऑनलाइन बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर पाएगा? ये जो 2014 के बाद यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये जो डेवलप किया भारत में, वो किसके कारण डेवलप किया? जो इन तीनों एंटरप्रेन्योर्स है, यूट्यूब वाला भी एंटरप्रेन्योर्स है, फेसबुक वाला भी है, इंस्टाग्राम वाला भी, और बाकी रील्स वगैरह जो भी लाए, सब ये लोग का नया दिमाग है, सब ये लोग एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यमी हैं। तो ये उद्यमी डेवलप क्यों किया? क्यों लोग रील्स देखने में इतने पागल हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि भारत धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अगर भारत में ये तीनों सुविधा नहीं रहती तो हम लोग क्या यूट्यूब 2014 के बाद ही आया कि उससे पहले से? बहुत पहले से। हमको पता ही नहीं था। जब हम लोग विकसित हुए, थोड़ा सा डेवलप हुए, तब ना समझ में आया कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। हम लोग डेवलप हुए तब समझ में आया फेसबुक भी कोई चीज़ है। उससे पहले क्या था फेसबुक? कोई जानता ही नहीं था। फेसबुक में किसी का आईडी नहीं होता था, हाँ या नहीं? कोई नहीं जानता था फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, नहीं जानता था। ये 2014 के बाद चेंज आया। तो जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे एंटरप्रेन्योर्स और बढ़ते चले जाएंगे। ये जो स्विगी देख रहे हो, जोमेटो देख रहे हो, कब डेवलप हुआ ये सब? 2014 के पहले या 2014 के बाद, यानी 4G के आने के बाद। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे। तो एंटरप्रेन्योर किसके लिए ज़रूरत है? अब बताओ, ये आगे लिखा है एंटरप्रेन्योर इज अ गेम ऑफ। एंटरप्रेन्योर में किसका गेम चलता है? स्किल का, हुनर का। उसके पास हुनर ही तो बेच रहा है। अच्छा, यूट्यूब वाला क्या किया बताओ? यूट्यूब वाला कुछ नहीं बेचा, दिमाग लगाया। यूट्यूब में जानते हो क्या करता है यूट्यूब? एक प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ क्रिएटर भी आप हैं और व्यूअर भी आप हैं। मतलब जनता ही क्रिएटर है और जनता ही व्यूअर है। यूट्यूब कुछ बना के डालता है, डालने वाला भी जनता और देखने वाला भी जनता, और कमाने वाला यूट्यूब। बुद्धि देखो उसका, डलवा आप ही से रहा है, हाँ या नहीं? पूरा नचवा रहा है सबको रील्स में, पूरा सब कमर हिला रहा है, नाच नाच के रील्स बना रहा है। क्रिएटर आप ही को बना दिया, यानी जनता ही क्रिएटर है, जनता उसको क्रिएट कर रही है। और व्यूअर भी कौन है? जनता है। उसमें यूट्यूब का कोई काम नहीं। यूट्यूब बस एक जगह दे दिया कि आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे तुम भैया व्यूअर बनो, यही तुम क्रिएटर बनो, और हम बीच में कमाएंगे प्रचार करवा के, ऐड बेच के हम कमाएंगे। बात समझ गए? कॉन्सेप्ट सोचिए कि क्या कॉन्सेप्ट लाया और पूरे देश में छाया हुआ है। तो याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर्स में करता क्या है लोग? स्किल, अपना जो हुनर है ना उसको बेचता है। उसके पास वो स्किल आ गया था, हम लोग के पास नहीं आया, हम लोग नहीं बेच पाए, वो बेच लिया। आगे चलते हैं। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है? आवश्यक है कि नहीं? तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है? आवश्यक है। आगे लिखा है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? कौन से सरकार द्वारा की गई है? याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर्स मोदी जी का ही देन है। गुजरात में ही सबसे पहली बार आया था। ये जो शब्द देख रहे हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप, इस शब्द से मोदी जी का पुराना रिश्ता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने ही एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। कहाँ पे स्टार्ट किया? इसका हेड बताओ, इसका हेड क्वार्टर अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है।
EDP बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलता है ना, उसका हेडक्वार्टर गुजरात में ही, अहमदाबाद में, और इन्हीं का देन है। तो प्रधानमंत्री का सोच बहुत पहले से रहा है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा डेवलप करें, और इसके कारण गुजरात सरकार पहली बार ये काम किए। आगे लिखा उद्यमिता, भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? उज्ज्वल है। भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है? उज्ज्वल। भारत में आने वाले समय में खाली एंटरप्रेन्योर्स नज़र आएंगे, बिजनेसमैन तो अब है ही नहीं सर। अब देख लो ना, अभी नया नया जो बिजनेस चल रहा है सब एंटरप्रेन्योर्स है। अब बिजनेसमैन है ही नहीं, एंटरप्रेन्योर्स ही डेवलप करेंगे। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स का जो फ्यूचर है भारत में वो उज्ज्वल है। बोल रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? कौन व्यक्ति चाहता है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम हो? हु रिक्वायर्स EDP? ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ऑल ऑफ दीज। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः आयोजित किए जाते हैं 6 सप्ताह में एक बार, कम से कम आपको आयोजित कर देना चाहिए। 6 सप्ताह में मतलब 1.5 महीना में, 1.5 महीना में एक बार प्रोग्राम कर दीजिए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने का। सोनू शर्मा का नाम सुने हो? विवेक बिंद्रा का नाम सुने हो? कौन जानता था इन लोग को? और कौन से इनके बाबूजी? अनिल अंबानी, ये धीरू भाई अंबानी थे। इनके बाबूजी तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे, थे क्या? नहीं। इसके पास एक स्किल था, आइडिया था, वो आइडिया लेकर आया कि हम क्यों ना बड़ा business.com खोल दे और हम बिजनेस सपोर्ट दे सबको। और ये क्या करता है, हर 1-1.5 महीने में अपने जो मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देता है, हर 1-1.5 महीने में। क्यों जानते हो? एनर्जी बूस्टर देता है। 1 महीना तुमको, 1.5 महीना पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से लवरेज कर देगा, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हाई कर देगा, लगेगा कि हम कुछ भी कर लेंगे, चांद तो हम ऐसे तोड़ लेंगे, सूरज के पास हम ऐसे पहुंच जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस हाई कर देगा। और फिर 1 महीना काम करने भेजेगा। तो जो आग अंदर लगा हुआ है जिस आदमी का, वो कुछ ना कुछ करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव को होने नहीं देगा, पॉजिटिव बार सुनाएगा। और फिर लगेगा, देखेगा ठंडा हो रहा है 1-1.5 महीना में, तो बोलता है 1.5 महीना में फिर एक मीटिंग कराओ, फिर एक मीटिंग कराओ, फिर उनका प्रोग्राम चलाते हैं उनको डेवलप करने का। और हर 6 महीने के बाद, 6 सप्ताह के बाद एक प्रोग्राम चलाएगा और अपने सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको डेवलप करेगा। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। आज इतना 1000 करोड़ की कंपनी खोल दिया, ये क्या एक नया कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स वाला का नाम देखो, नया कॉन्सेप्ट है सर। इतनी बड़ी कंपनी अगर खोल रखा है कोई, तो नया कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना हम करें। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है। एक एंटरप्रेन्योर, तो उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, वो किस में ज़्यादा दे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देता है। उसको चाहता है कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारा भी हो, वर्कर का भी हो, सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? इसमें कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखेगा आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जीवन स्तर में सुधार, और ऑल ऑफ दीज होगा। बुरा है कि कौन सा आर्थिक विकास की विशेषता है, कैसे पता चलेगा? तो इकोनॉमिक, हाँ, तीनों चीज़ ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसके नीचे क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? अब अगला पूछ रहा है लघु उद्योग में विनियोजन की सीमाएं, यानी कैसे हम मानेंगे कि माइक्रो स्केल, ध्यान दीजिएगा, जो माइक्रो स्केल बिजनेस है, माइक्रो स्केल बिजनेस में कितना लिमिटेशन दिया हुआ है? माइक्रो स्केल बिजनेस का ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया ना पुराना डेटा है, गलत है सब, सही डेटा हम बता दे रहे। माइक्रो स्केल बिजनेस का अभी लिखा है कि अगर पूंजी की बात करेंगे तो 10 करोड़ पूंजी कितना लगना चाहिए? अगर किसी बिजनेस में 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगा है तो उस बिजनेस को माइक्रो स्केल बिजनेस बोलते हैं। माइक्रो के लिए कितना लगना चाहिए? 10 करोड़। और इसका सेल कितना होना चाहिए? 50 करोड़। अगर आपका सेल 50 करोड़ या पूंजी 10 करोड़ है तो आप छोटे बिजनेस कहलाओगे। इसको बोलते हैं माइक्रो स्केल बिजनेस, ठीक है, लघु बिजनेस इसको बोल सकते हैं। और मीडियम स्केल बिजनेस में इसका उल्टा डबल आ जाएगा। मीडियम स्केल बिजनेस मतलब मध्य स्तरीय व्यवसाय। तो मध्य स्तरीय व्यवसाय में कितना आएगा? पूंजी आएगा 20 करोड़ और सेल कितना आएगा? 100 करोड़। अगर पूंजी 20 करोड़ और सेल 100 करोड़ है तब आप कहलाएंगे मीडियम स्केल बिजनेस। और लार्ज बिजनेस तो बात ही मत करो, 10 करोड़ से ऊपर हुआ, 20 करोड़ से पूंजी ज़्यादा और 100 करोड़ से सेल ज़्यादा हुआ तो लार्ज स्केल बिजनेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका सेल 50 करोड़ से नीचे है तो आप छोटे बिजनेस कहलाते हैं। जिसका सेल 50 करोड़ से नीचे है वो क्या कहलाता है? छोटा बिजनेस। बात समझ गए? कोई यहाँ पूछा है कि स्मॉल इंडस्ट्री कौन कराता है? तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए याद रखिएगा सेल कितना होना चाहिए?
10 करोड़ और सेल होना चाहिए 50 करोड़ और पूंजी कितना होना चाहिए 10 करोड़। ये लिमिट है, ये पुराना डेटा था इसलिए। आगे बोलता है द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज, बिजनेस रिस्क जो है उसका अर्थ क्या है, चांसेस ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ये तो बीएसटी में पढ़ चुके हो, रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है, नए सुधार की कौन सी विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इनोवेटर। तो जो इनोवेटर होते हैं उनका एट्रीब्यूट क्या होता है, तो पहला बोलता है मोर क्वालिफाइड, हाई सोशल स्टेटस, मोर इन्फ्लुएंस्ड, ऑल ऑफ द अबव। किसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 के अनुसार उद्यमी प्रबंध से बड़ा होता है। उद्यमी नव प्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों होता है। किनका कहना है ये बताइए। जोसेफ फर्स्ट इसका है, उद्यमी जो है प्रबंधक से बड़ा होता है। ये ऑप्शन क्या होगा, उसके बाद है अभिप्रेरण के अंतर्गत निम्न तत्वों में से नहीं आता है। इसमें से कौन ऐसा है जो मोटिवेशन के अंदर नहीं आता है, सॉरी अभिप्रेरण के अंदर नहीं आता है, कौन सा है। मोटिवेशन किससे मिलता है, तो मिशन छोड़ के बाकी सब आता है। देखो बिहेवियर, गोल, मोटिव, कौन सा ऐसा है जो अभिप्रेरण के अंदर शामिल नहीं होता है बताइए। तो मिशन छोड़ के सारा शामिल होता है, मिशन छोड़ के सारा शामिल होता है, तो कौन नहीं आता है, मिशन। कुल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, अगर हम लोग टोटल डायरेक्शन की बात करें तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है, नेसेसरी है। आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, मास्लो, हायरार्की। आपको बताया भी थे कि मोटिवेशन जब पढ़ रहे थे तो मास्लो मोटिवेशन था, उनका 5 स्टेप था। उनका नाम क्या है, अब्राहम मास्लो। इन्होंने लोगों को, अच्छा ये आवश्यकता प्राथमिकता क्या है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए 5 सीक्वेंस तय किया गया था। उसी 5 सीक्वेंस के प्रतिपादक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने डेवलप किया था वो 5 सीक्वेंस को कि कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो उसके 5 अलग अलग तरीके थे और 5 तरीके को डेवलप करने वाले यही थे। इनमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरण, इसमें कौन सा ऐसा मोटिवेशन है, प्रेरणा है जो लोगों को प्रेरित करेंगे जिसमें पैसा नहीं देंगे। तो बताओ, सैलरी में पैसा है, कमीशन में पैसा है, बोनस में पैसा है, कौन सा है, नौकरी की सुरक्षा जो है जिसमें पैसा नहीं दिया जाए। बताओ, हम अगर बोल देते हैं कि नौकरी की सुरक्षा आपको देंगे तो पैसा थोड़ी देंगे, लेकिन ये तीनों में पैसा देना पड़ेगा आपको। तो ये नौकरी की सुरक्षा ऐसा अभिप्रेरण तकनीक है जिसमें पैसा नहीं दिया जाता है, बाकी तीनों में पैसा दिया जाता है। जोखिम परिणाम है, किसका परिणाम है जोखिम, जोखिम किसका परिणाम है, सर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी का। अरे अनिश्चित है इसलिए तो रिस्क है। जब कोई चीज़ फिक्स हो, निश्चित हो जाए तो रिस्क होगा। रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर भाई भविष्य अनिश्चित है, पता नहीं क्या होगा, तो उसको रिस्क बोलते हैं। आगे बोलता है कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह की व्यावसायिक जोखिम है, ह्यूमन। ये भी आप पढ़ चुके थे, बीएसटी में भी पढ़े। कर्मचारी की बेईमानी कौन सी जोखिम है, ह्यूमन। उसके नीचे नेतृत्व या उद्यमी का कार्य, फंक्शन ऑफ लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, ये तीनों काम है लीडरशिप का ना, ऑल ऑफ दीज होगा। फंक्शन ऑफ लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर इज, रिस्क टेकिंग भी उसका फंक्शन है, बिजनेस प्लानिंग फंक्शन है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो होता है वो सिंगल वे है, यानी हम लोग जब कम्युनिकेशन, बताओ हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सिंगल वे होगा या डबल वे होगा या ट्रिपल वे होगा, तो कम्युनिकेशन 2 वे होगा तभी सही होगा। अभी जो हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनके साथ तो मेरा 2 वे कम्युनिकेशन है, वो भी अपना सवाल पूछ रहे हैं, हम भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखेंगे, उनके लिए 1 वे कम्युनिकेशन होगा। हम सिर्फ बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कमेंट का ऑप्शन मतलब 2 वे कम्युनिकेशन, अगर उनको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं ना, यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। मतलब है कि जो व्यक्ति उनको कुछ बोल रहा है उनसे वो बात कर सकते हैं, तो यहाँ भी 2 वे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन तभी अच्छा माना जाता है जब वो क्या होता है, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। जैसे टीवी में देखो, टीवी में कौन कम्युनिकेशन होता है, 1 वे। एक तरफ से बोल रहा है, सुनना है, तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या बोलोगे, कुछ उपाय है,
नहीं हो पाए। इसका मतलब वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से जा रहा है दूसरे, तो लोग गुस्सा टीवी बंद कर देता है, टीवी फोड़ देता है, वही करेगा, लेकिन बात नहीं कर पाएगा। तो वन वे कम्युनिकेशन ठीक नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके आगे पढ़िए क्या है, संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। बताओ कम्युनिकेशन कैसे हो, इसका मार्ग निश्चित होना चाहिए। क्या निश्चित होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए ना कि कैसे कम्युनिकेशन होगा। नहीं पता चला? इधर देखो, कंपनी का डायरेक्टर किसको नोटिस करेगा? अच्छा एक बताओ, तुम उतना छोड़ दो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, अगर मेरे नंबर से मैसेज ना जाए और कोई और नंबर से आपको मैसेज आए कि कल क्लास ऑफ है, तो क्या आप विश्वास करोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ऑफ होता तो सर के नंबर से मैसेज आता। इसका मतलब है कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा जब एक फिक्स आइडिया से जाएगा, एक आइडिया से जाएगा। उसी तरह से अगर कॉलेज में छुट्टी है तो कौन से लेटर पर, या प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं तो उसको कौन से बात पर हम विश्वास करेंगे? जो प्रधानमंत्री का साइन किया हुआ पीएमओ से आएगा। पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अगर कोई बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल के आ रहा है तो वो सही होगा। लेकिन अगर कहीं पीएमओ का लेटर नहीं है, कहीं प्रधानमंत्री का सिग्नेचर नहीं है और वो ऐसे पेपर वायरल हो जा रहा है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो एक संचार व्यवस्था एकदम निश्चित होना चाहिए। कैसे है? अच्छा, प्लानिंग किसके लिए किया जाता है? प्लानिंग किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? एलन का है। किसका है? एलन का। अच्छा, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है? कौन सा ऐसा है जो इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण में बाधा नहीं करता? तो सोशल बैरियर होता है, इकोनॉमिक भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है। कौन नहीं होता है? मोटिवेशनल। उसके बाद ICICI जो है वो स्थापित किया गया है, किस क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया? मतलब ICICI बैंक कौन क्षेत्र में आता है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर? ICICI बैंक क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। उद्यमित्या बोलता है, उद्यमितीय क्षमताओं लिख दिया है, क्षमताओं लिखना चाहिए। उद्यमितीय क्षमताओं के लिए आवश्यक है, ठीक है, यहाँ म होना चाहिए, गलत लिख दिया है। नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, मोटिव चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज। अगर आपके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी है तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए सब। डॉट 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 किसी भी उद्योग का जीवन रखता है। फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस का क्या है? अगर ब्लड का काम करता है तो पैसा रहेगा तो धंधा चलेगा, पैसा नहीं रहेगा धंधा नहीं चलेगा। उसी तरह शरीर में खून है तो शरीर चलेगा, खून नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। तो ब्लड का काम कौन करता है? फाइनेंस का काम। फाइनेंस जो है वो ब्लड का काम करता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उद्यमता विकास को कितने स्तरों में बांटा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कितने स्तर में बांटा जाता है? 5 स्तर में बांटा गया है। आगे बोल रहा है, ऑन जियोग्राफिकल बेसिस मार्केट में बी क्लासिफाइड एट। जियोग्राफी के आधार पर मार्केट किस तरह का बटा हुआ है? लोकल मार्केट, प्रोविंशियल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, या ऑल ऑफ दीज? मार्केट सब तरह का ना है। विपणन प्रबंध की अवधारणा का जन्म कहाँ पे हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ जन्म लिया है? मार्केटिंग मैनेजमेंट अमेरिका में जन्म लिया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कहाँ जन्म लिया है? अमेरिका में। अब लिखता है, बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किस से किया जा सकता है? कैसे हम ये देख सकते हैं कि कम्पिटिटिव एनालिसिस अगर हमको करना है मार्केट का तो किस में से कर सकते हैं? मूल्य में कमी और गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया की लागत और निरंतर शोध, और ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ये तुम लोग एक चीज़ देखते हो कि ऑल ऑफ दीज वाला में लगभग ऑल ऑफ दीज होता है, इसलिए मार देता है अंदाज से भी ऑल ऑफ दीज। बताओ, चलो ठीक बोलता है, दिमाग ठीक लगाता है। ETP में एक चीज़ देखते हैं कि जितना क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज पूछता है सब में ऑल ऑफ दीज ही होता है, इसलिए अंदाज से भी मार देता है जहाँ बुद्धि काम नहीं करता है वहाँ। अब चलो, पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? पेटेंट अधिनियम किस साल से लागू हुआ है? 1972 से लागू हुआ है। एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है? एक बिजनेस साइन है, बिजनेस सिंबल है, उसका रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए किया जा सकता है? तो 7 साल के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए? 7 साल। और ऐसे ट्रेडमार्क जो पेटेंट होता है वो 20 साल के लिए होता है। पेटेंट कितने साल के लिए होता है? SAL लिख दिए, 20 साल के लिए।
लेकिन अगर बिजनेस सिंबल है, जैसे बिजनेस सिंबल समझते हो, ये देखो साइन है, ये किसका साइन है तुम लोग जानते हो। तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा टाटा को। कितने साल के लिए कराया? 7 साल। फिर 7 साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब फिर पैसा देना पड़ेगा। तो रिन्यू, ये बताओ ये किसका साइन है? कोई दिक्कत है किसी को? ये सही नहीं बना, लेकिन ठीक है जैसे भी बना, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, सबसे बढ़िया तो ऑडी का बन जाता है, यही वाला है ना। तो ये इसका 7 साल ही चलेगा, फिर 7 साल बाद ये वाला रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिन्यू करना, फिर पैसा भरना पड़ेगा। देखो यहाँ लिख भी दिया है, एक पेटेंट अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी उम्र कितना होनी चाहिए? 18 साल की 21 साल, यानी ऐसे व्यक्ति के नाम पर पेटेंट का रजिस्ट्रेशन होगा जिसका उम्र 21 साल होगा। अगर हम अपने नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मेरा उम्र 21 साल कम से कम होना चाहिए। एक अच्छा ब्रांड होता है यूनिक, सिंपल, इजी टू रिमेंबर, ऑल ऑफ दिस। निम्न में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है? प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सब समझ गया कि ऑल ऑफ दिस मतलब ऑल ऑफ दिस। और ये हम लोगों का 40 क्वेश्चन का पहला सेट एटीपी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि 70 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता था, इसलिए 35 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 80 नंबर के लिए 40 क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया।